क्या आप जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं उन नेताओं को जोड़ पाएंगे जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं? देखिए, इस देश में कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ का जो सवाल है, ये परिस्थिति के अनुसार लोग जुड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज का मुद्दा और जो कांग्रेस जब सत्ता में थी उस समय के मुद्दे अलग अलग थे। तो मुद्दों के आधार पर यहाँ पर गठबंधन और साझा शेयर होता है। तो ये कहना आपका उचित नहीं है कि नीतीश कुमार को ये कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस से लड़ने वाले लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी देश में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो संवैधानिक संकट है, या विपक्ष को न केन प्राकीर्ण इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तंग तबाह करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ देश में विपक्ष के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। और जब तानाशाही और इस तरह की प्रवृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं, तो सारे मतभेदों को भूल करके और लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और नीतीश कुमार यही काम कर रहे हैं और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। जगनारायण जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि नीतीश जी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि इस बार दिल्ली से लौटने के बाद जब वो पटना पहुंचे तो पार्टी ऑफिस में ऐसा स्वागत हुआ और कई बार हमने होर्डिंग्स देखा कि अगला पीएम कौन, तो नीतीश कुमार। क्या आप लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम के लायक हैं और विपक्षी एकता बनती है और विपक्षी पार्टियां जीतती है तो नीतीश कुमार ही पीएम के उम्मीदवार होंगे? अभी तो एकता के लिए सकारात्मक पहल हो रही है, अभी पीएम का कहां सवाल है। और हमारे कार्यकर्ता या पार्टी के लोग जो कहते हैं तो निश्चित रूप से ही बोलते हैं, लेकिन अभी तो विपक्ष की एकता का सवाल है और नीतीश कुमार जी एकता के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने तो बार बार कहा कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, पहले एकता तो बने, एकता बनने के बाद तय होगा। जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ था और जनसंघ के लोग उसमें शामिल थे, सारे लोग शामिल थे, तो प्रधानमंत्री का तो तय नहीं था। इतने बड़े आंदोलन में जिसको जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे, वैसे आंदोलन में तो प्रधानमंत्री तय नहीं हुआ था। ये तो हुआ आफ्टर नेहरू का बहस है। पहले मुद्दों पर और जिन सवालों पर विपक्ष को परेशानी हो रही है, देश की जनता तबाह हो रही है, उन मुद्दों पर एकता तो बने। प्रधानमंत्री तो चुनाव के बाद तय कर लिया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मुद्दों का नहीं, मैं आपसे यही सवाल जानना चाह रहा हूं कि मुद्दा क्या है? पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है, या और क्या मुद्दा है? विपक्षी एकता का आधार क्या होगा कि उनको पीएम बनने नहीं देना है? विपक्षी एकता का आधार है कि सारे राज्यों को के अधिकारों को काट करके केंद्र अपने हाथों में ले रही है और सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है अपने कब्जे में करके और अपने मनोनुकूल भारत सरकार उसका प्रयोग कर रही है। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का सवाल हो या गैर संवैधानिक कामों का सवाल हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मालो माल नहीं हुए हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इंस्टीट्यूशन का यदि दुरुपयोग हो रहा है तो संस्थागत चीजों को बचाने के लिए और जो लोकतंत्र पर संस्थाओं के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए ये प्रयास हो रहा है। और मुद्दा केवल यही नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है? कर्नाटक में इनकी सरकार है तो भ्रष्टाचार नहीं है? तो इन सवालों को लेकर हम एका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बस एक सवाल और पूछ लूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने अन्य प्रवक्ता के पास। क्या लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 2014 से 22 तक आप बीजेपी के साथ रहे, अंतिम 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको लगने लगा कि इनके खिलाफ चुनाव में उतरना चाहिए और विपक्षी एकता कायम करना चाहिए? कि बीजेपी को हम लोग प्रतिक्रियावादी पार्टी मानते हैं और जो ये लोग कहते हैं उसके काम उल्टा करते हैं। इनके साथ मेरा समझौता बहुत लंबे दिन से 67 से चल रहा है, हमारे पुरखों से भी इनका समझौता रहा है। लेकिन ये लोग बराबर यही काम करते हैं कि सत्ता में शामिल होकर के और उल्टी सीधी काम शुरू करते हैं। 20 का असेंबली का चुनाव था, इन्होंने चिराग पासवान को ढाल बना करके और सारे मेरे सीटों को डिस्टर्ब किया। तो ये नहीं लोग पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समझौता में रह करके और भीतरघात करके और नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया। ये सवाल बिहार के लोग नहीं पूछेंगे, ये भी तो सवाल है।
और ये लोग जब जनता पार्टी बनी थी उस समय में भी दोहरी सदस्यता का सवाल उठा जगन्नाथ, और एक सवाल जयप्रकाश के नेतृत्व में मर्ज करा के झंडा फेंक करके और फिर वही काम शुरू कर दिए। तो इनके साथ जो धोखाधड़ी करते हैं इनसे भी तो लोग पूछेगा। जगनारायण जी, आपकी बातों का जवाब ले रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता भी साथ में। देखिए, जेडीयू का दर्द यह है कि 2020 में आपने बैक स्टैबिंग किया। ये 43 सीट पर आपने चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, इसलिए ये 43 सीटों पर पहुंच गए और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप डिमोलिश करते जा रहे हैं। इन तमाम आरोपों का जवाब दीजिए। अब नीतीश कुमार इसी मुहिम पर निकले हैं कि देश का जो संविधान को बचाने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बचाया जाना जरूरी है। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? मनीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इनके पास आऊंगा और फिर पूछना चाहूंगा कि 2017 में आपने अलायंस किया, परिणाम देख लिया। यूपी के 2 लड़के, जनता ने इसको नकार दिया और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने खुले तौर पे आप पे आक्रमण किया। हाल के दिनों में आपने बीजेपी पे अटैक किया तो आपने ये भी कहा कि जैसे कांग्रेस इमरजेंसी के दरमियान करती थी या अपने सत्ता काल में करती थी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल, वैसे ही बीजेपी भी कर रही है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार हो गए? देखिए पंकज जी, मैंने अभी एक चीज आपसे कही है कि जो बीजेपी आज कांग्रेस का ही दूसरा प्रतिरूप बनती चली जा रही है। आपके जो विष्णु शंकर जी है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करी है और मैंने यहाँ पर भी ये बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं साहब हम कांग्रेस। देखिए, जो अलायंस बन रहा है, ठीक है, देखिए लोकतंत्र में अलायंस बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम मजबूती से जो है 2024 में कड़ी टक्कर देंगे। यूपी में आप निश्चित मान के चलिए कि हमारा बड़ी सीटों पर हम उससे काबिज होंगे। यहाँ पे एक चीज मैं अभी आपको और बता दूं, हमारे मनीष पांडे जी कह रहे थे भ्रष्टाचार को उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कांग्रेस को आप देख लिए 2014 के 2012 से लेके अभी तक ये पानी पी पी के कोसते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के झंडे गाड़ रखे हैं। एक कांग्रेसी बताइए जो इन्होंने अरेस्ट करके जेल भेजा है। और एक चीज पंकज जी बड़ी मजेदार है, ऐसा क्या होता क्या जितने कांग्रेसी थे वो क्या सब देश छोड़ के चले गए? आज आप जरा गौर करके देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में वही सब चेहरे खड़े नजर आ रहे हैं। तो साहब एक बात बताइए, क्या ये वॉशिंग मशीन है कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो उधर से सदाचारी निकलता है? देखिए यहाँ पर कथनी और करनी में बहुत अंतर आ रहा। अब मैं यहाँ पे इन्होंने अभी बात कही है हमारे वक्त जी ने कि भारत तेजी से राइज कर रहा है। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की जमीन के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की व्यवस्था हुई है क्या? आज हम किसान सम्मान राशि दे रहे हैं, आप गौर करके देखिए, जिस सब्सिडी का भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती थी, आज उसी सब्सिडी जितना कांग्रेस ने 70 साल में सब्सिडी दी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में उतनी सब्सिडी दी है। तो सीधी सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो इनके सिद्धांतिक जिनके रूप में जनता ने स्वीकार किया था उनसे बिल्कुल विमुख हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर मान लीजिए भारत की जनता ऐसी नहीं है साहब। भारत की जनता भी अपना निर्णय देना बहुत अच्छे से जानती है और बड़े जो अभी आप देख रहे हैं बात करने का था कि अगर जनता चाहेगी तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही। देखिए अहम ब्रह्मास्त्र, मैं ही ब्रह्म हूं का एक दंश जो है रावण के पास भी था, लेकिन साहब उसका भी घमंड रुका नहीं। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 2024 इतना आसान नहीं होगा, आप देखिएगा।